हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। इसके पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई थी। यदि आपको फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर से कुछ भी रिलेटेड इशू है या फिर आपको जानना है, पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। आई होप वहाँ से जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। या आज से हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करें। इसके बाद से सारे क्रॉप, मैंगो, जैसे जैसे जितने भी क्रॉप है, पपाया वगैरह, उन सारे पे एक एक लेक्चर या जितना भी लेक्चर पॉसिबल होगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए जो कि हेल्पफुल होगा। कमेंट में बताइएगा आप किस यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस और स्कोप की बात करेंगे। जो कि फ्रूट किसी भी कोर्स को पढ़ने से पहले जनरली हम उसके बारे में ये समझना होता है कि इसकी हम पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला ये माइंड में क्लियरेंस हो जाएगी। और दूसरा, इसका स्कोप वगैरह इम्पोर्टेंस आपका थियोरेटिकल एग्जाम है तो उसमें पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस, स्कोप लिखिए, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। ये सारी चीज़ें लिखने के लिए भी आती है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास नंबर 1 है। ये जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि चैनल के अबाउट सेक्शन में है। वहाँ से भी जाकर के वेबसाइट पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के इस वीडियो को आप पा सकते हैं आसानी से। मैं जैसे जैसे आपको समझाते जाऊँगा, आप नोट्स बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो मैं यहाँ से हाईलाइटर ले लेता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। Cultivation of fruit crops play an important role in the prosperity of any nation। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन कह लीजिए वही है कि जब भी फ्रूट्स का कल्टीवेशन कोई देश करता है या कोई ह्यूमन बीइंग करता है, तो ये माना जाता है कि वो रिच पर्सनालिटी है या उसके बीच एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। वैसे ही हमारे देशों के बीच में भी होता है। यदि कोई कंट्री जैसे ब्राज़ील हो गया या और भी कोई कंट्री है, उनके अंदर फ्रूट का कंजप्शन, प्रोडक्शन पर कैपिटा ज़्यादा है, तो वो वेल्थ रिच माना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ द जनरली स्टार्टेड दैट स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपुल कैन जज बाय द पर कैपिटा कंडक्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फ्रूट। तो यही चीज़ है कि यदि इंसान फल फ्रूट खा, मतलब आप देखे होंगे माइंडसेट जनरली भी होता है कि फिल्मों में या वीआईपी लोकेशन से होटल में आपको फ्रूट्स रखे हुए मिल जाएंगे। वही एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह में पाएंगे कि वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक वेल्थ को भी दिखाता है, रीच दिखाता है, आपको रिस्पेक्ट दिखाता है, ये सब सारी चीज़ें। अदर इम्पोर्टेंस की बात करें तो फ्रूट क्रॉप आर द कैपेबल ऑफ गिविंग हायर टर्न ऑफ यील्ड पर यूनिट एरिया देन द फील्ड क्रॉप। यानी कि फील्ड क्रॉप के कंपैरिजन में फ्रूट क्रॉप ज़्यादा यील्ड देते हैं, उत्पादन इनका ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल में बात किया है कि एक गेहूं की फसल ले लीजिए, जिसका एवरेज प्रोडक्शन 12 से 15 टन होता है 1 हेक्टेयर एरिया में। ठीक है। लेकिन और यदि हम हाइब्रिड राइस की बात करें तो वो हमारा प्रोडक्शन देता है 24 टन फ्रॉम 1 हेक्टेयर, वो भी 3 क्रॉप पर ईयर। यदि एक साल में हम 3 क्रॉप लेते हैं तो वो 24 टन प्रोडक्शन देगा। और वहीं यदि गेहूं की बात करें तो गेहूं जो कि एक साल में 2 बार होता है, तो उसकी प्रोडक्शन 12 से 15 टन ही होगी। जबकि यदि केला की बात करें, केला एक फ्रूट्स क्रॉप है, उसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 35 से 40 टन पर हेक्टेयर देगा। चूँकि केला ये 1 ईयर में ही हो जाता है। वही पपाया की बात करें तो पपाया 100 से 150 टन पर हेक्टेयर में देता है, जो कि 2.5 साल में। यानी कि यदि एस्टिमेट करें पर ईयर की, तो पर ईयर लगभग 40 से 60 टन पर हेक्टेयर आपको यील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो गया सीरियल्स क्रॉप में और फ्रूट क्रॉप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पपाया और बनाना दो ऐसे फसल है, यानी कि फल भी है, फसल भी कह लीजिए। तो इनका प्रोडक्शन ऑलवेज ज़्यादा ही हो रहा है सीरियल्स क्रॉप से। ठीक है।
वहीं यदि बात करें हम मैंगो वगैरह की, तो मैंगो आपको देता है 25 टन पर एकड़। ये एग्जाम्पल दिखाया गया है कि यदि आप बोल दीजिए कि फ्रूट्स क्रॉप का प्रोडक्शन और किसी क्रॉप से ज़्यादा होता है, तो कैसे ज़्यादा होता है आपको एग्जाम्पल माइंड में होनी चाहिए। और यदि आप थियोरेटिकल एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपको जो लाइन होती है वो ज़्यादा लिखना पड़ता है, 200 वर्ड 250 वर्ड जो भी लिखना है, तो उसमें ये सब एग्जाम्पल आपके माइंड में होती हैं तो आपको लिखने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ्रूट आर फाउंड टू बी रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। फ्रूट क्रॉप जनरली जितने भी फलदार मतलब फ्रूट्स प्लांट होते हैं, फ्रूट्स क्रॉप होते हैं, उनके अंदर विटामिन और मिनरल ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगो और पपाया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया एंड जैक फ्रूट have the important constituent of beta carotene which is the actually precursor of vitamin A। यानी कि मैंगो और पपाया और जैक फ्रूट्स, ये तीनों का एग्जांपल में दिया है कि इनके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि विटामिन ए का प्रिकॉर्सर है। यानी विटामिन ए का प्रिकॉर्सर यहाँ भी आप याद कर लीजिएगा, विटामिन ए का प्रिकॉर्सर बीटा कैरोटीन होता है, और ये सबसे ज़्यादा मैंगो और पपाया और जैक फ्रूट के अंदर पाया जाता है। अब कितना पाया जाता है कंपेयर करके यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है। मैंगो एंड papaya fruit have been estimated to be very good source of readily available beta carotene 1990 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम इन मैंगो। यानी कि आम के अंदर 1990 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम में, एक मान लीजिए 100 ग्राम मैंगो है, उसमें 1990 माइक्रोग्राम मैंगो का जो बीटा कैरोटीन है वो पाया जाएगा। वहीं पे यदि पपाया में बात करें तो 880 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम में पपाया के अंदर पाया जाएगा। जबकि किसी भी सीरियल क्रॉप को लेते हैं जैसे कि बाजरा हो गया, तो बाजरा के अंदर सिर्फ 132 माइक्रोग्राम ही बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। और वही गेहूं की बात करें तो गेहूं में उसका भी आधा हो गया, 64 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम में पाया जाएगा। अब कंपेयर देखिए यहाँ पे एक एस्टिमेट कर लीजिए, मान लीजिए 2000 माइक्रोग्राम है नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे मान लीजिए 150, ठीक है, बीटा कैरोटीन जो कि बाजरा के अंदर है। तो आप देख रहे हैं कितना कंपैरिजन हो गया, 15 लगभग 10 या 10 गुना 15 गुना लगभग आपका बीटा कैरोटीन मैंगो में पाया जा रहा है ज़्यादा। और वही गेहूं की बात करें तो गेहूं का तो और भी कम है, यानी कि इसका तो 30 गुना हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहीं पे देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा विटामिन और मिनरल आपका फ्रूट क्रॉप के अंदर होता है। It is disheartening to know that raw rice, which is the major energy source in South Indian diet, does not possess any carotene at all। यानी कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, और इसमें बता रहा है कि बीटा कैरोटीन इसमें होता ही नहीं है। इसीलिए बायो फॉर्टिफिकेशन राइस बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं विटामिन ए जिसमें रिच होता है, ठीक है। इसीलिए आपको बीटा कैरोटीन रिच राइस आपको बनाएगा बायो फर्टिफाइड करके। तो आप ध्यान में रख लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस इसका एग्जांपल हो जाएगा, जिसके अंदर आपका बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यहाँ पे दिया है ना, साउथ इंडियन डाइट डज नॉट पोसेस एनी कैरोटीन एट ऑल। यानी कि इनके डिश में बीटा कैरोटीन होता नहीं है तो विटामिन ए मिलेगा नहीं, इसीलिए बायो फर्टिफाइड करके राइस का डेवलपमेंट ऐसी वैरायटी की गई है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। अब कुछ इसमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के अलावा जो भी ह्यूमन बींग है या जो इसको कंज्यूम करता है उसको भी बहुत ही हेल्पफुल करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च रिजल्ट्स में फाइटोकेमिकल फाउंड इन द फ्रूट एक्ट एज द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टिंग सेल एंड ऑर्गन फ्रॉम द डैमेज caused by the radical neutralizing their damaging effect। यानी कि ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि कोशिकाओं और उनके जो आर्गन होते हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। वैसे जो केमिकल जो होते हैं उनके अंदर जैसे स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे कि उनका कलर, उनका स्मेल, उनका ये सब एक फिक्स होता है जो कि उनको किसी डिजीज से, इन्फेक्शन से रोकता है। और आल्सो ह्यूमन बींग जो ह्यूमन कंज्यूम करता है उनको भी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि दे आर द बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है
इन प्लांट्स दैट गिव देम कलर, फ्लेवर, odor and protection against not only disease infecting the plant but also human being। यानी कि केवल ही बीमारियों से सुरक्षा नहीं करते हैं बल्कि वो ह्यूमन बींग को भी सुरक्षा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि consequently hundred of such plant substances are being investigated now for their role in the preventing cancer and other degenerative diseases। मतलब ऐसे ही विनाशकारी जो कुछ रोग हैं जो कि ह्यूमन के अंदर होते हैं उनको रोकने के लिए लगभग 100 से ज़्यादा केमिकल ऐसे केमिकल का रिसर्च के माध्यम से पता लगाया जा चुका है। सम ऑफ द प्रोमिसिंग फाइटोकेमिकल्स, यानी उनमें से कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के जैसे कार्य करते हैं, जैसे कि बायोफ्लेवोनाइड जो कि विटामिन पी है, फिनोलिक एसिड है, लाइकोपिन है जो टमाटो के अंदर होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है गाजर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंड विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड ग्लिकोसाइडेट। ये सब कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और एंटी कैंसरस भी हैं। आई होप आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ इम्पोर्टेंस जैसे एक बार और इस पीडीएफ में रिवाइज कर देते हैं। जैसे कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन। सेकेंड आपका हो गया फ्रूट्स क्रॉप आर द कैपेबल ऑफ गिविंग हायर टर्न ऑफ फील्ड, हायर टर्न फील्ड देता है। उसके बाद से रिच सोर्सेज विटामिन एंड मिनरल्स है। फिर इसके अंदर इम्पोर्टेंस फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख के और समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा है। Oranges, lemon, lime and grapes fruits beside being principal sources of vitamin C and folate are the rich in class of phytochemical called lipotides. This antioxidant has been found to be very effective against the cancer। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हाईलाइट करके आपको याद करना है, समझना भी है कि ऐसा केमिकल जो कि ऑरेंज जो जिस सिट्रस फैमिली है उनके अंदर ऑरेंजेस, लेमन और लाइम्स आ जाते हैं और ग्रेप्स अलग से है। इसके अंदर एक विटामिन सी का एक मुख्य सोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। वो ऐसा केमिकल है जो कि कैंसर के लिए बहुत ही, कैंसर की अगेंस्ट वो बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट सर्विस। यहाँ पे और भी उसकी इम्पोर्टेंस दे रही है। आप इम्पोर्टेंस में सारा कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिमोनाइड्स हो गया फाइटोकेमिकल्स का जो कि एंटी कैंसरस के तौर पे बहुत ही अच्छा काम करता है, विटामिन सी। यहाँ पे है स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट कॉमन फूड रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हायर फीवर। यानी कि कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार हुआ है उसके लिए आप स्वीट ऑरेंज प्रीफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इट हैज़ द कूलिंग इफेक्ट एज वेल एज इट इज इजली एसिमिलेटेड। यानी कि ये कूलिंग इफेक्ट बनाता है जो कि अच्छा आसानी से हो जाता है। एक पियान एक यहाँ पे वैरायटी है जो कि बनाना की वैरायटी है। वो फ्रूट इज एडमिनिस्ट्रेड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द चिकन पॉक्स। यानी कोई पेशेंट चिकन पॉक्स से सफरिंग है तो उसको बनाना की एक स्पेशल वैरायटी है पियान, वो रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर की जो बॉडी है उसको कम करता है। इट्स ब्रिंग डाउन द हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो टेम्परेचर है हाई उसको डाउन करता है। ये कुछ आपको इम्पोर्टेंस देख रहे होंगे। आपको जब भी जैसे चीज़ें पढ़ेंगे थियोरेटिकल चीज़ें तो आपको एक लाइन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने यहाँ पे विटामिन सी का रूल समझा, विटामिन सी किस में होता है ये भी देख लिया ऑरेंज लाइम वगैरह में। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस किस डिजीज से कौन सा स्पेशल क्रॉप एंड फ्रूट्स इफेक्टिव है। इसके अलावा प्रिकॉर्सर के बारे में आपने समझा कि विटामिन ए का प्रिकॉर्सर बीटा कैरोटीन है। तो ये सब चीज़ें आती हैं बुक्स पढ़ने में। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करके और समझा रहा हूँ। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं द पोटेंशियल ऑफ फ्रूट क्रॉप इन द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे फ्रूट क्रॉप्स की जो ग्रोइंग होती है वो किसी भी नेशन को
इकोनॉमिक तौर पे मजबूत बनाती है, जो कि ये अच्छा अच्छा जीडीपी में हेल्प करती है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन लाई इन बिल्डिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी काम करता है। बीइंग ए कंट्री हैविंग वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। इंडिया की बात कर रही है कि इंडिया में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट तीनों रीजन ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत वाइल्ड, मतलब वाइल्ड कह सकते हैं कि ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिफरेंट डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के सारे फ्रूट्स यहाँ पे कल्टिवेट किए जा सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हैं। इंडिया हैज़ ए वेरी इमेंस पोटेंशियल टू प्रोडक्ट, वही लिखा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा और विभिन्न प्रकार के पौधों को, फलों को एक्सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे एक स्टैट्स है 1998 का, जहाँ पे 1.18 लाख टन ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स वैल्यूड 24,714 लाख वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया से फ्रूट बेच करके, नट बेच करके कितना रुपए इंपोर्ट किया गया था, पैसा मिला था, जीडीपी ग्रोथ हुआ। ड्यूरिंग 2002 इंडिया रैंक सेकेंड इन द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट विद द 48.57 मिलियन टन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फूड। यानी कि पूरी दुनिया के जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसका लगभग 10% हिस्सा इंडिया का अकेले था, जो कि 48.57 मिलियन टन अकाउंटिंग करेंगे तो इसका वैल्यू होगा। कुछ परसेंट सरकार है जिसमें ऐसे ऐसे रूल बनाया गया है कि जो कि हमारे इंडियन फार्मर या इंडियन बिजनेसमैन जो इससे रिलेटेड करते हैं, फ्रूट वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, उनको राहत मिले और ये सब सारी चीज़ों को बढ़ावा मिले। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जैसे कि उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े। ठीक है, फ्रूट इंडस्ट्री में भी काफ़ी चीज़ें चेंजेज हुई हैं, और जो फ्रोजन मतलब स्टोर किया जाता है उस सभी चीज़ों को भी बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट हेल्प दी है। कार्गो से, एयर कार्गो वगैरह, एयरपोर्ट्स पे भी इंटरनेशनली बहुत सारी छूटें मिली हैं। ये हो गया हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रूल, जो कि हमारे बिजनेसमैन जो कि फ्रूट्स में और इन सभी सारी चीज़ों में डील करते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंस है। द foregoing account is given with a view emphasized to growing importance of the fruit industry, as could be seen from the details given therein. The fruit culture is the vital of healthy and economy of the nation। यानी कि फ्रूट कल्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ज़्यादा अपने इकोनॉमी में और पर ह्यूमन हेल्थ में इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ट्रेड एंड द फूड वेस्ट इंडस्ट्री, जो कि हमारा प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, ट्रेड और इन सभी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आई होप आपको इम्पोर्टेंस सारी समझ में आ गई होगी कि फ्रूट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा अपने माइंड से आप ये सोच सकते हैं कि रिसर्च में आपका इम्पोर्टेंस है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर न्यूट्रिशन इसमें हाई होता है, जो कि अपने इम्पोर्टेंस में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, यानी कि कुछ स्टैट्स देख लेते हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन और ये सब सारी चीज़ें कितनी हैं, ये भी इम्पोर्टेंस के अंदर ही आता है। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील के बाद फ्रूट का प्रोडक्शन लार्जेस्ट करता है दूसरे स्थान पे, यानी कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, वो है ब्राज़ील। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड अराउंड 370 मिलियन मीट्रिक टन। India ranks first in the world with the annual output of 32 metric ton. While there is almost 180 families of the fruit growing all over in the world, citrus fruits constitute about 20% world total fruit production. India, with the current production of around 32 metric ton, account for 8% of the world fruit production. The major fruits are exported. India का यहाँ पे मेजर फ्रूट्स है जो कि आपको याद रखना है। मेजर फ्रूट्स है जैसे कि मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट, एप्पल, गुआवा, पपाया, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। द डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री मेक इट पॉसिबल टू ग्रो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया। वही हमने पिछले पेज पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। द फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड ग्रोथ
इंडिया में जो फ्रूट प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट है वो 3.9% के तौर पे बढ़ रहा है। वेयर एज द फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर हैज बीन, फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर भी हमारा 20% से बढ़ रहा है, जबकि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो फ्रोजन होते हैं, जैसे आप मटर वगैरह खाते हैं फ्रोजन चीज़ें, तो वो हमारा 121% से बढ़ रहा है। ये सब सारे इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे मैनी स्कीम बना रही है, तो इसके वजह से ये सब सारी चीज़ें और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। मैंगो प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर एस्टिमेट 38% ऑफ द टोटल फ्रूट्स आउटपुट इन द 2002, यानी कि एक 2002 का स्टेट्स रिपोर्ट है जिसमें मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो 38% है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। 2% हायर देन द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेटेड, अगेन ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन इन द चाइना एंड इंडिया, विच ऑफसेट डिक्लाइन इन मैंगो आउटपुट इन मैक्सिको, जो कि मैक्सिको की जो आउटपुट है वो डिक्लाइन हो गई। एरिया डेडिकेटेड इन मैंगो टू प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट स्टेटली इंक्रीजेज इन रिसेंट ईयर इन द इंडिया, covering an estimate 39% of the all agriculture area dedicated for fruit crop. Pineapple production is estimated 14.4 metric ton, 13.7 metric ton for 2001. 21% of the global output, with papaya and avocado production estimated to reach 8.9 and 2.6 million ton respectively. Total papaya output registered a slight decline in 2002, although production in Brazil and India, the two largest producers, instead nearly 3% of each country overall 2001. The production of minor tropical fruits such as lychee, durian, robusta, guava, and the passion fruits contribute to the steadily increasing and are estimated to have been reached 15.5 million ton or 23% of the total global output. इसमें स्टैट्स है डिफरेंट, वो सब सारी चीज़ आपको देखना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है सबसे सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है, बट अभी की जो स्टेट्स है उसमें आपका चाइना आ चुका है। इंडिया हैज द 16.55 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड एंड ऑपरेशनल होल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग इज अबाउट टू 153 लाख हेक्टेयर इज अंडर हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये भी स्टेट वैसे बदल जाता है, क्योंकि हर साल 3.9% के ग्रोथ रेट से आपका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप बढ़ रही है, तो इसके लिए 153 लाख हेक्टेयर इंडिया में हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के अंदर आता है। yield about 142 million ton of fruits and vegetables. इंडिया रैंक्स फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। अब देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में पहले नंबर पे कुछ फ्रूट्स प्रोडक्शन में है, जैसे कि इंपॉर्टेंट फ्रूट में आपका आ जाएगा मैंगो। मैंगो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका इंडिया में होता है, बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, सपोटा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और एसिड लाइम इसका प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। इट इज अमंग द 10 फर्स्ट 10 इन द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल, पपाया एंड ऑरेंज। और कुछ इस एप्पल है, पपाया, ऑरेंजेज है, इनमें भारत का जो पोजीशन है वो बढ़ता रहता है, तो इसलिए 1 से लेकर 10 के बीच में टॉप 10 जो कंट्री है उनके बीच में आता है। टॉप 5 में कुछ आता है जैसे कि मैंगो, बनाना, सिट्रस, गुआवा, एप्पल। इनकी जो टॉप 5 में इसकी प्रेजेंस होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते रहते हैं। Although India is the largest producer of fruit in the world, यहाँ पे दिखा है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर तो हम है, लेकिन एक्सपोर्टर सेकंड स्थान पे ही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन द वर्ल्ड। द प्रोडक्शन पर कैपिटल ओनली 100 ग्राम पर डे। However, it is estimated that the more than 20 to 22% of the total production of the fruit is lost due to spoiling. यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि केवल 20 से 22% जो प्रोडक्शन है वो केवल ऐसे ही ख़राब हो जाता है कुछ, क्योंकि उनकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसके वजह से 20 से लगभग 22% हमारा जो प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। दस द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट रिड्यूसेस अराउंड 80 ग्राम पर डे, यानी कि इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा पर्सन वो 100 ग्राम पर है, बट कुछ ख़राब हो जाने की वजह से इसकी जो एस्टिमेटेड होती है वो 80 ग्राम पर डे आ जाती है। लेकिन ICMR का जो रिकमेंडेड डाइट है, बैलेंस डाइट, वो आपका है लगभग 170 के आसपास, 160 के आसपास ग्राम पर डे।
तो यानी कि आधा हो गया, बैलेंस डाइट में हमका अपना पूरा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ स्टैट्स है जो कि आप देख सकते हैं, ये 2002 का है, तो इसका कुछ वैल्यू नहीं है अभी। अभी आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको स्टैट्स चेक करने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैंगो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा कि इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या चीज़ है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा डिटेल। आपको थियरी और एग्जाम में आपको लिखने की कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट पे इसकी डेटा चेक करनी होती है। तो सिंपली आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट आपको क्लिक करनी है। आपको जो भी डेटा यहाँ पे स्टेट्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका स्टेट्स यहाँ पे दिया है, ये सारी स्टेट्स आपका 1991 92 वगैरह की है। तो आपको मान लीजिए मैंगो का प्रोडक्शन देखना है, ठीक है। मैंगो का प्रोडक्शन देखना है तो आप नेशनल हॉर्टिकल्चर NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, वैसे ये सब सारी स्टेट्स कोई पूछता नहीं है, बट आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी आके आप देख सकते हैं। आपको ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसा वेबसाइट भी होता है, और वेबसाइट कैसा दिखता है, कैसे इसको ऑपरेट करना होता है, इससे कैसे यूज टू होना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मैंगो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद से हम हो सकता है पपाया पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि किसी प्रकार की डाउट रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी सल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे वेबसाइट अभी कुछ क्लिक पे स्टूडेंट नट रिडायरेक्ट ऑटोमेटिकली, नेटवर्क स्लो है क्या इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। कुछ प्राइवेसी एरर दिखा रहा है। चलिए मैं यहाँ दूसरा वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओ ओके फ्रेंड्स, तो अभी नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है तो इसके वजह से मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए ओके खुल गया, ठीक है। तो देखिए आपको किसी भी स्टैट्स को देखना तो यहाँ पे स्टैटिक्स एंड मार्केट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, या फिर यहाँ पे देखिए एरिया एंड प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स है, एस्टिमेटेड भी है। देखिए इस साल कितना जाएगा, रिपोर्ट्स कितने हैं, पब्लिकेशंस कितने हैं, अदर स्टैट्स में जाएंगे। तो इसमें से किसी में भी जाएंगे एस्टिमेटेड। देखिए यहाँ पे दिया है कि हॉर्टिकल्चर का 18 19 19 20 19 20। तो आप एस्टिमेटेड है, फर्स्ट है, सेकंड है। तो आप फाइनल यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 19 में जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो आपको कैसे हुआ था। तो यहाँ से आप स्टेट्स देखेंगे, और ये स्टेट्स गलत नहीं हो सकता। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखेंगे तो इसकी स्टेट्स गलत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दिखा है फ्रूट्स का, आलमंड है, अनोला है, एप्पल है, बनाना है। तो यहाँ पे मैं मैंगो का एक देखता हूँ, ठीक है। मैंगो मैंगो मैंगो, देखिए मैंगो 5 यहाँ पे है ना, मैंगो डॉलर। तो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह दिया है। देखिए मैं उसको हाईलाइट कर क्लियर कर दिया हूँ। 18 19 में जो एरिया है वो 22.96 एरिया जो दिया है वो 00 हेक्टेयर में दिया है, और मीट्रिक टन में प्रोडक्शन है। तो इतना 1000 हेक्टेयर, 22,096 हेक्टेयर एरिया आपका लगा था, और जो प्रोडक्शन हुआ था वो मीट्रिक टन में है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इतना एरिया में आपका लगा हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टेट्स आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंगो का आपने एग्जाम्पल समझा दिया। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको स्टेट्स देखना होता है और समझना होता है। क्योंकि ये स्टूडेंट नए नए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं। फर्स्ट ईयर में अभी आप तो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें उतनी अच्छे से डिटेल पता नहीं होती है। तो आई होप थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और
कैसा वीडियो लगा वो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।